हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। आई एम योर एजुकेटर मीनाक्षी मैम और आज मैं लेके आई हूँ पार्ट 2। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ ऑफ पार्ट टू ऑफ लेसन 6 जो हम पढ़ रहे थे पॉइंट एंड पैनकेक। ओके, तो लास्ट जो है हमने थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें इसके ऊपर तो हमने लास्ट ख़त्म किया अबाउट सूबू के बारे में। ठीक है, जो सूबू है वो कौन है? ही इज़ एट नंबर 2 इन जेमिनाई स्टूडियो। ठीक है, जेमिनाई स्टूडियोज़ में काम करने वाला नंबर 2 पर पोजीशन्ड पर्सन है जिसका नाम है कोटामंगलम सुबू। तो हम इसके बारे में ये पढ़ रहे थे कि ही गॉट हिज वर्च्यू, ही वॉज नॉट येट एजुकेटेड। वो बहुत एजुकेटेड तो नहीं था लेकिन उसके पास कुछ ऐसी क्वालिटीज़ थी और वो ये क्वालिटी थी कि उसे कोई भी सिचुएशन यदि दी जाती थी तो वो उसे जो है कई डिफरेंट तरीके से जो है उसे एक्सप्लेन कर सकता था। लास्ट हमने पढ़ा कि जब उससे डायरेक्टर ने एक सीन दिया क्रिएट करने के लिए जिसमें उसको टाइगर्स के साथ में एक रैट को फाइट करना था और उसमें उसके जो कब्स हैं यानी कि जो टाइगर्स के बेबीज़ थे वो जो हैं रह जाते हैं लेकिन टाइगर्स की डेथ हो जाती है और रैट को उस पर थोड़ी सी दया आ जाती है और वो उन्हें बहुत प्यार से रखता है। तो इस सिचुएशन को प्रोड्यूस करने के लिए जब प्रोड्यूसर सूबू को बोलता है तो सूबू क्या करता है, नए नए तरीके निकाल लाता है। अब आगे पढ़ते हैं, इससे आगे पढ़ेंगे अब हम। तो इट सेज दैट सूबू जो था तो सूबू वुड कम विद 4 डिफरेंट आइडियाज़। अब ऐसा करने पर क्या होता था, सूबू जो है अपने साथ 4 डिफरेंट आइडियाज़ ले आता था। वुड कम आउट विद 4 डिफरेंट वेज पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टम्स ऑफ स्क्रीन। तो कहते हैं कि अब जब सूबू को जब ये दिया गया कि आपने जो है एक सिचुएशन है उसको जो है डिफरेंट तरीके से जो है आपको इसको बताना है, तो सूबू ने क्या किया, केम आउट विथ 4 वेज। वो 4 तरीक़ों से ले आया। पोरिंग अफेक्शन कि किस तरह से अफेक्शन होता है, लव किस तरह से जो है लव किया उसने रैट ने किसको, विक्टिम के ऑफस्प्रिंग को। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है चिल्ड्रन। ठीक है, तो उनके बच्चों को किस तरह से उसने लाड किया, किसने, रैट ने। तो उसके ऊपर जो है वो 4 नए तरीके निकाल कर ले आया। आफ्टर दैट affection on its victim of it. Good, but I am not sure if it is effective enough for the producer to say. कहता है लेकिन मुझे नहीं, मैं श्योर नहीं था कि क्या ये कुछ हद तक इफ़ेक्टिव हो सकता था प्रोड्यूसर के लिए। एंड द प्रोड्यूसर वुड से, और वो ये कहेगा, इन अ मिनट सुबू वुड कम आउट विथ 14 मोर ऑल्टरनेटिव्स। इस तरह से अगर जब वो 4 आइडिया पसंद नहीं उसको आए तो उसने 14 नए तरीके से जो है जो सुबू है उसने प्रोड्यूसर को बताना शुरू किया। अब फिल्म मेकिंग must have been and was easy with a man like सुबू, क्योंकि जो मूवीज़ हैं उसको बनाना यानी कि फिल्म मेकिंग करना जो था वो काफ़ी हद तक आसान था जहाँ पर एक सुबू जैसा व्यक्ति था अराउंड। एंड इफ़ एवर देयर वॉज अ मैन हु गेव डायरेक्शन, और अगर वहाँ पे कोई यदि कोई ऐसा व्यक्ति था, अ मैन लाइक सुबू अराउंड हिम, जो देता था डेफिनेशन टू जेमिनाई स्टूडियो ड्यूरिंग द गोल्डन ईयर्स। अपने जो सुनहरी दिनों में यानी जब जेमिनाई स्टूडियो के बहुत अच्छे दिन चल रहे थे, गुड ईयर्स का मतलब गया कि बहुत अच्छे दिन चलना। तो जब अपने बहुत अच्छे दिनों में था तो जब डायरेक्शन दी जाती थी सुबू के द्वारा हर कोई उसको मान लिया करता था। आगे कहता है कि इट वॉज सुबू बट सुबू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी। लेकिन जो सुबू है उसकी जो आइडेंटिटी है वो बहुत ही अलग थी। हेलो हेलो, पापा लाइट खराब हो गई है बाहर की।
तो उसने कुछ ऐसी पोएम्स लिखी, स्टोरी पोएम्स लिखी, यानी ऐसी पोएम जो स्टोरी के फॉर्म में थी इन फोक रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है बच्चे कि जो आप अपने जो है ना पोएम्स लिखते हो और उसमें डिक्शन वर्ड का मतलब होता है कि आप जो है ना वर्ड्स को बड़े वाइजली चूज़ करते हो, बहुत ध्यान से शब्दों को चुनते हो। एंड रिफ्रेन, ठीक है, दोनों वर्ड का मीनिंग बता देती हूँ। रिफ्रेन का मतलब होता है पोएम्स या सॉन्ग्स, ठीक है, जो पोएम्स या सॉन्ग्स वो बनाता था, या जो डिक्शन थी उसकी, यानी कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ठीक है जी, सिलेक्शन ऑफ जो वर्ड्स थी वो। एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नॉवल, और उसने कई क्या लिखे, स्प्रॉलिंग नॉवेल्स लिखे, ठीक है। तो उसने जो नॉवेल्स लिखे जिसका नाम था थिल्लाना, its name is little bit थिल्लाना मोहनाम्बल, ठीक है, थिल्लाना मोहनाम्बल नाम से उसने किया, विद डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली एक्ड कैरेक्टर्स, और उसके अंदर काफ़ी सारे जो है उसने कैरेक्टर्स का भी इस्तेमाल किया, ठीक है। डेफ्टली एक्ट मीन्स क्लेवरली मार्क्ड, उसमें उस पोएम्स में उसने जो है कैरेक्टर्स को बड़े ही केयरफुली जो है वो मार्क्ड भी किया। He quite successfully recreated the mood and manner of the देवदास of the early 20th century। जब 20th century में आया तो जो देवदास मूवी आई थी अर्ली 20s में, उसमें भी उसने जिस तरीके से कई सारे जो सीन हैं उनको रिक्रिएटेड करा, ताकि जो लोगों का मूड, यानी कि जो तरीके से फिल्म को जो है एक हाइट देनी चाहिए या जिस तरीके में बननी चाहिए, उसमें भी काफ़ी हेल्प करी। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, हालांकि वो एक बहुत ही बढ़िया एक्टर था। तो ये सभी जितनी भी यहाँ पे जो है ना प्रेज की जा रही है या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जा रहे हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट सुबू। ही नेवर एस्पायर टू लीड रोल्स, उसने कभी भी एस्पायर मीन्स डिज़ायर, इच्छा नहीं दिखाई थी लीड रोल्स के लिए कि उसको मेन रोल मिले फिल्मों के अंदर। बट वट एवर सब्सिडरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म्स ही परफॉर्म्ड इट बेटर देन द सपोज्ड मेन कैरेक्टर। तो जो भी उसको रोल दिए जाते थे तो उसने कभी डिमांड नहीं की कि उसको बहुत ही हाई रोल दिया या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल दिया जाना चाहिए, लेकिन जो भी सब्सिडरी मीन्स एक्स्ट्रा रोल, अल्टरनेटिव रोल जो उसको दिए गए थे किसी भी फिल्म के अंदर, वो उसे बहुत ही बेटर तरीके से प्ले करता था रादर देन जो मेन प्लेयर है, जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनसे भी बेहतर जो है ये जो है अपने आप को प्रेजेंट करता था मूवीज़ के अंदर। ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एनी वन ही केम अक्रॉस, अब उसका जो प्यार था लोगों के प्रति वो बहुत जेन्युइन था, मीन्स इट वॉज प्योर। एंड हिज हाउस वॉज अ परमानेंट रेजिडेंस फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस एंड एक्वेंटेंसेस। अब उसका जो घर था ना वो एक परमानेंट रेजिडेंट था, एक पक्का घर था, मतलब एक ऐसा रेजिडेंस, एक ऐसा निवास स्थान था जो कि बहुत सारे उसके रिश्तेदारों का था या उसके नज़दीक के जानने वालों का था, और एक्वेंटेंसेस होते हैं जान पहचान होना, ठीक है, नोन पीपल, ठीक है, जो उसके नोन होते थे उनके लिए एक परमानेंट रेजिडेंट था। इट सीम्ड अगेंस्ट सुबूज नेचर टू बी कॉन्शियस दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ देम। अब ये जो बात है वो सुबू के कैरेक्टर से, उसके नेचर से, स्वभाव से बिल्कुल टू बी कॉन्शियस, ठीक है, तो अगेंस्ट नेचर उसके बिल्कुल खिलाफ है, उसके जो व्यवहार है उसके खिलाफ है, क्योंकि टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वॉज फीडिंग, क्योंकि वो कई सारे लोगों को अपने घर में शरण देता था और उनको खिलाया करता था, यानी कि काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो सुबू के घर में रहा करते थे और वो उनका देख रेख भी करता था। सो मैनी ऑफ देम, सच अ चैरिटेबल एंड इनप्रोविडेंट मैन, क्योंकि वो एक ऐसा था, सच एंड चैरिटेबल, एक बहुत ही चैरिटी करने वाला व्यक्ति था, ठीक है, एज वेल एज ही वॉज इम्प्रोविडेंट, ठीक है, और वो व्यक्ति जो था वो इम्प्रोविडेंट था, यानी कि कह सकते हैं कि जो ये व्यक्ति है इसके अंदर काफ़ी सारी अच्छी अच्छी ऐसी क्वालिटी थी जिसकी वजह से क्या था, लोग जो हैं उसके साथ जुड़े रहते थे। येट ही हैड एनिमीज़, फिर भी उसके काफ़ी दुश्मन भी थे। अब इसमें कहते हैं कि वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, ये इसलिए होता था क्योंकि वो बॉस जो है ना है उससे साथ उसकी नज़दीकियाँ काफ़ी ज़्यादा थी, वो बहुत उनके नज़दीक था, यही कारण हो सकता है। और यानी कि उसके बता रहा है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, यहाँ पे जो ऑथर है वो बता रहा है कि सुबू के जो एनिमी है उनके एनिमी होने के क्या रीजंस हो सकते हैं। कहता है वॉज इट जनरल
दैट असेंबल्ड ए सेकोफेंट। अब कहते हैं क्या इसके अंदर एक जनरल एक आम दिखने वाला डिमीनियर मीन्स बिहेवियर है इसके अंदर, ठीक है, एक ऐसा बिहेवियर है जो उसे रिजेंबल मतलब लाइकली टू मेक हिम, ठीक है, लाइकली टू मेक हिम साइकोफेंट। साइकोफेंट क्या होते हैं? चापलूस बनाना, फ्लैटरिंग करना। कई लोग होते हैं ना जो दूसरों की चापलूसियाँ करते हैं, दे आर कॉल्ड साइकोफेंट। तो और हिज या फिर हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग अबाउट एवरीथिंग, या उसका हमेशा तैयार रहना अच्छी चीज़ों के बारे में बात करना। इन एनी केस, चाहे कोई भी केस हो। देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुबू। लेकिन चाहे कुछ भी हो, कोई भी रीज़न उसका रहा हो, लेकिन मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर एक आदमी था जो हमेशा क्या करता था, सुबू के लिए कैसी बातें सोचता था, डायरेस्ट चीज़ें सोचता था। डायरेस्ट का मतलब होता है मोस्ट सीरियस थिंग, कि इसके साथ कुछ बुरा हो जाए, ठीक है, तो वो हमेशा उसके लिए मोस्ट सीरियस थिंग सोचा करता था। अब वो मेकअप डिपार्टमेंट में काम करने वाला कौन था? नन अदर देन ऑफिस बॉय था, ठीक है, इट वॉज नन अदर देन ए ऑफिस बॉय, जो हमेशा सुबू से जेलस करता था और सोचता था कि उसका जो करियर है वो इसी की वजह से खराब हुआ, और वही एक था जो उसके लिए बुरा सोचा करता था। तो ये कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स की ओर इशारा करती है। आगे कहता है यू सॉ सुबू ऑलवेज विद द बॉस। आप हमेशा देख सकते हैं जो सुबू है किनके साथ रहता था? हमेशा बॉस के साथ रहता था। यहाँ पे बॉस कौन है? एस वॉसन है, ठीक है, जो कि ऑनर है जेमिनी स्टूडियो के। बट इन द एब्सेंट अटेंडेंस रोल, लेकिन वो कहाँ होता था? अटेंडेंस रोल में होता था, यानी उसकी नज़दीकी ज़्यादा कहाँ दिखाई जाती थी, क्योंकि जो अटेंडेंस रजिस्टर उसमें नंबर 1 पे तो एस वॉसन होते थे और नंबर 2 पे जो था वहाँ पे सुबू का नाम हुआ करता था। तो कहते हैं कि उनकी नज़दीकियाँ यहाँ से पता चलती थी कि अटेंडेंस रोल में पहला नाम जो है वो ऑनर का होता था और दूसरा नाम सुबू का होता था। ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट। अब वो कहाँ पे काम करता था? वो ग्रुप्ड था एक डिपार्टमेंट से जिसका नाम था स्टोरी डिपार्टमेंट, कंप्राइजिंग ए लॉयर। अब उस स्टोरी डिपार्टमेंट में कौन होता था? लॉयर। ये हमारा है थर्ड कैरेक्टर, ठीक है। एन असेंबली ऑफ राइटर्स, उसमें कुछ राइटर्स थे, कुछ उसमें कवि हुआ करते थे। तो ये एक कवियों का, राइटर्स का एक डिपार्टमेंट था जिसके अंदर लॉयर था, प्लस सुबू भी इसी डिपार्टमेंट में आता था, तो इसे कहा जाता था स्टोरी डिपार्टमेंट। ओके, तो इस तरह से सुबू जो है वो स्टोरी डिपार्टमेंट था। अब इसमें कहता है कि उसमें जो था द लॉयर वाज आल्सो ऑफिशियली नोन एज लीगल एडवाइज़र। तो उनके जो उस डिपार्टमेंट में काम करने वाला जो लॉयर था उसे ऑफिशियली लीगल एडवाइज़र कहा जाता था, ठीक है। बट लेकिन उसमें क्या था? दैट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द ऑपोजिट। लेकिन कोई उसे सीरियसली नहीं लेता था और उसे उसके कैरेक्टर से ऑपोजिट माना जाता था, यानी वो लीगल एडवाइज़र कम था और चीज़ें उसमें ज़्यादा थी। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस। अब एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि किस तरह से हम इसे कहते हैं कि अपने कैरेक्टर से रेफर्ड से बिल्कुल ऑपोजिट था। उसमें एक एग्जांपल है कि एक तो कहते हैं कि वंस क्या हुआ, देयर वॉज एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस आती है हु वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, जो थोड़ी सी क्या है, टेम्परामेंटल है, मतलब शी गॉट एंग्री, ठीक है, वो जल्दी जो है वो गुस्सा मान जाती है। एंड वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स, एक बार वो जो है ना सेट पर बहुत ज़्यादा ब्लो ओवर मतलब कुछ ना कुछ बक देती है, गुस्सा कर देती है। वेल एवरीवन स्टूड स्टन, लेकिन सब लोग वहाँ पे क्या है, स्टूड स्टन, स्टन मीन्स हैरान हो जाना। सब लोग ये देख कर के उसका व्यवहार क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। अब पास में जब शूटिंग होती है उसका रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट मीन्स डिवाइस होती है, उसको जाके लॉयर ने ऑन कर दिया जब वो एक्ट्रेस गुस्से में थी और बहुत कुछ बोल रही थी, तो उसने रिकॉर्डिंग में उसकी रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर ब्रेथ, जैसे ही एक्ट्रेस रुकी सांस लेने के लिए, द लॉयर सेड टू हर, तब लॉयर ने उससे कहा 1 मिनट प्लीज़, 1 मिनट रुकिए। एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और उसे क्या किया, बैक करके उसे उसकी रिकॉर्डिंग सुनानी शुरू कर दी। देयर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग एंड unmentionally foul about the actress tirade against the producer। अब कहते हैं कि इसके अंदर जब उसने उसकी रिकॉर्डिंग चला दी तो क्या था, अनमेंशनली मतलब शॉकिंगली, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, वेट उसको बोला इनडिस्क्रिमिनेटिंगली मतलब कोई भेदभाव ना करते हुए,
ठीक है, भेदभाव ना करते हुए अनमेंशनली, ठीक है, अनमेंशनली का मतलब हुआ शॉकिंग, उसको डराते हुए, फाउल अबाउट एक्ट्रेस टायरेड, टायरेड का मतलब होता है फटकार, डांट, टायरेड मीन्स स्कोल्ड, ठीक है, बुरी तरह से डांटना, फटकार लगाने को कहा जाता है टायरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। देखिए उसने उसकी सारी बातें सुन रही थी, जो प्रोड्यूसर को वो डांट रही थी, उसको जो है फटकार लगा रही थी, वो सब वो रिकॉर्ड हो गया था जिसे कि वो एक्ट्रेस सुन रही थी। बट व्हेन शी हर्ड, लेकिन जब उसने सुना तो क्या हुआ, व्हेन शी हर्ड हर वॉइस थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, जब उसने साउंड इक्विपमेंट में अपनी ही आवाज़ को सुना, शी वॉज स्ट्रक डम, वो वहाँ पर क्या है, बिल्कुल एक टक ही खड़ी रह गई। अ गर्ल फ्रॉम कंट्री साइड, वो कहाँ से आती थी लड़की, वो कंट्री साइड से आती थी, दैट मीन्स वो एक रूरल एरिया से बिलोंग करती थी। शी हैडेंट गॉन थ्रू ऑल दीज स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस, अभी वो ऐसे पड़ाव पे नहीं पहुँची थी जिसे दुनियादारी का अनुभव हो, दैट जनरली प्रिसीड ए पोजिशन ऑफ इम्पॉर्टेंस, जिसे अभी क्या है वो पहुंची ही थी, प्रिसीड आगे बढ़ी ही थी एक इम्पॉर्टेंट जो पोजीशन प्राप्त करने के लिए, एंड सोफिस्टिकेशन, और सोफिस्टिकेशन मतलब दुनियादारी, ठीक है, वर्ल्डली थिंग्स, ठीक है, दुनियादारी, अभी उसे दुनियादारी की चीज़ें पे भी ज़्यादा पता भी नहीं था। दैट शी हैड फाउंड हर सेल्फ कैटेपुलेटेड, शी फाउंड हर सेल्फ कैटेपुलेटेड इनटू, जो अभी उसे दुनियादारी का इतना कुछ पता ही नहीं चला था, तो वो क्या हो गई, ऐसी बात में पड़ गई। कैटेपुलेटेड मीन्स मूव्ड ऑन, ठीक है, सो वो क्या हो गई, मूव्ड इनटू सच सॉर्ट ऑफ इशू, इस तरह के इशू में वो फंस गई थी। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर, अब उसे डर से कभी भी वो जो है रिकवर नहीं कर पाई थी। शी फेल्ट दैट डे, उसने ये चीज़ महसूस करी उस दिन, दैट शी वॉज एंड ऑफ द ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर, दैट वॉज द एंड, और उस तरह से जो लॉयर है उसने एक ब्रीफ छोटा ब्रिलियंट एक्टिंग करियर किसी लेडी का ख़त्म कर दिया। जब उसने ही अपनी बात सुनी, शी बिकेम वेरी टेरिफाइड एंड शी स्टॉप्ड वर्किंग इन फिल्म्स एंड स्टॉप्ड वर्किंग इन स्टूडियोज़। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे कि अगर आप किसी के लिए कर रहे हैं तो आपके साथ भी तो कुछ हो सकता है। अब लीगल एडवाइज़र था, लीगल एडवाइज़र हु वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ अ स्टोरी डिपार्टमेंट, एक लीगल एडवाइज़र जैसे कि हमने पढ़ा था वो स्टोरी डिपार्टमेंट में एक मेंबर था, हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट द सैड एंड, और उसने क्या किया, अनविटिंगली, ठीक है, और उसने क्या किया, अनविटिंगली विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ, ठीक है, अनविटिंग मतलब होता है बिना ज्ञान के, ठीक है, विदाउट नॉलेज उसने क्या किया, किसी का करियर ख़राब किया और उसकी बुरी मतलब उदास मतलब एक सैड एंडिंग दे दी उसको, यानी उदासी भरा उसकी करियर को फिनिश कर दिया। वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वोर अ डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, हालांकि जो डिपार्टमेंट था स्टोरी डिपार्टमेंट उसमें हर कोई एक अलग तरह की यूनिफॉर्म पहनता था, जिसमें क्या होती थी, खादी धोती होती थी, स्लाइटली ओवर साइज एंड क्लमजी टेलर्ड वाइट खादी शर्ट, जिसमें कि नीचे धोती होती थी, थोड़ी एक टेलर से बनाई हुई एक लंबी थोड़ी सी शर्ट होती थी जो थोड़ी ओवर साइज हुआ करती थी। लेकिन इसके जस्ट ऑपोजिट जो हमारा लीगल एडवाइज़र था स्टोरी डिपार्टमेंट का, वोर पैंट्स, वो पैंट पहनता था, टाई पहनता था, एंड समटाइम्स अ कोट, और वो कोट पैंट टाई भी पहना करता था, लाइक ए जेंटल फोक, लुक्ड लाइक अ कोट ऑफ मेल, और उसका जो कोट है वो कैसे लगता था, जैसे कोई डाकिया का हो। Often he looked alone and helpless, अक्सर वो कैसे दिखा करता था, alone अकेला रहा करता था, and helpless कई बार मजबूर आदमी था। A man of cold logic in a crowd of dreamers, वो एक ऐसा अकेला आदमी था जो क्या था, कोल्ड लॉजिक का व्यक्ति था। कोल्ड लॉजिक का मतलब हुआ बिलीविंग इन बिलीविंग इन फैक्ट्स, ठीक है, कोल्ड लॉजिक का मतलब हुआ बिलीविंग इन फैक्ट्स, जो ऐसा व्यक्ति जो फैक्ट्स पे डिपेंड करता था, हमेशा ड्रीमर सपने देखने वाले लोगों के भीड़ में हमेशा अकेला रहता था। यानी कि ये व्यक्ति ऐसा था जो डिस्टिंक्ट था, पोइट्री वर्ड से डिपार्टमेंट, स्टोरी डिपार्टमेंट वगैरह से अलग था, इसका कुछ ही और चल रहा था। अ न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधीजीज एंड खादीजीज, ये एक अकेला न्यूट्रल आदमी था, यानी जो जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, चाहे उनके उसके पास लोगों का झुंड था जो गांधीवादी थे या फिर खादीवादी थे, उसको उनसे कोई लेना देना नहीं था, वो एक अकेला अलग ही चलने वाला व्यक्ति था। Like so many of those who were close to the boss, like जैसे और लोग भी जो हैं बोस के नज़दीक हुआ करते थे, he was allowed to produce a film, उसे भी जो है अनुमति दी गई थी कि वो फिल्म बना सकता था। And though a lot of raw stock
और पैनकेक वर यूज्ड ऑन इट, और कई तरह के रॉक स्टॉक का इस्तेमाल, पैनकेक का इस्तेमाल जो है उस पर किया जाता था। नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, लेकिन उसने जब फिल्में बनाने की भी कोशिश करी लेकिन उससे हाथ नहीं लगा। देन वन डे, अब जब वॉसन ने देखा कि इतना खर्चा हो रहा है, इन सबके ऊपर खर्चा हो रहा है और फिल्मों में भी कोई ज़्यादा उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो फाइनली वो दिन आया दैट वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, और एक वो दिन आया जब बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट को ही बंद कर दिया। सो दिस वॉज परहेप्स द ओनली इंस्टेंस, परहेप्स कहते हैं शायद ये वही एक इंस्टेंस था, एग्जाम्पल था इन ऑल, इन सब में, दैट ह्यूमन हिस्ट्री, इस पूरे इतिहास में, जहाँ पर लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज ऑफ द पोइट्स वर आस्क्ड टू गो होम, कि यानी कि इतिहास में कह सकते हैं एक ऐसा, यहाँ पे ये ह्यूमरस में बोल रहा है कि एक इतिहास का ऐसा दिन था जिसमें एक लॉयर ने अपनी नौकरी इसलिए खो दी क्योंकि जो पोइट्स थे उनको घर जाने को कह दिया गया था। यानी जब पोइट्स की सबकी जॉब चली गई तो लॉयर तो उसमें शामिल भी नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि डिपार्टमेंट ही क्लोज हो गया था तो पोइट्स की वजह से एक लॉयर को भी जॉब छोड़ के जाना पड़ा था। ठीक है जी, आगे है जेमिनी स्टूडियो वॉज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोइट्स लाइक एस योगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री एंड हृदयनाथ चट्टोपाध्याय। तो ऐसे ये कुछ फेमस लोग हैं जो कि बाद में काफ़ी आए, तो जेमिनी स्टूडियो में ये फेवरेट हॉन्ट थे, मतलब उनको लगता था कि जो हमारा जेमिनी स्टूडियो है यहाँ से उन्हें कुछ मिल सकता है, तो ये उनकी एक फेवरेट जगह थी। ठीक है, दैट इज़ अ हॉन्ट मीन्स या कह सकते हैं प्लेस ऑफ विजिट। ठीक है, ओके। इट हैड एन एक्सीलेंट मेस विच सप्लाइड गुड कॉफ़ी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे। अभी भी जो जेमिनी स्टूडियो था वो एक एक्सीलेंट मेस थी, वहाँ की मेस मतलब जो कैंटीन होती है हमारे स्कूल्स में यूजुअली, इस तरह की एक मेस थी जो हर समय ऑल टाइम्स ऑफ द डे, दिन में कभी भी आप चले जाओ आपको एक बहुत अच्छी तरह की कॉफ़ी मिल सकती थी उनकी मेस में, यानी कि उनकी जो मेस है वो बेसिकली खाने के लिए बहुत फेमस थी। इट हैड एंड फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, और अधिकतर रात में भी आपको वहाँ पे चाय पीने को मिल सकती थी, कॉफ़ी मिल सकती थी। दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल मेंट प्रोहिबिशन and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment। कहते हैं कि for the most part of the कहते हैं कि those were the days, कहते हैं ये उन दिनों की बात है जब कांग्रेस रूल हुआ करता था। उसका कांग्रेस रूल का मतलब होता था प्रोहिबिशन मतलब होता है रोक लगाना किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है, एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, और सब लोगों का मिलकर बैठ जाना और कप ऑफ कॉफ़ी पे चर्चा करना बहुत ही सेटिस्फाई कर देने वाला, संतुष्ट कर देने वाला एंटरटेनमेंट था, मनोरंजन था उस समय में। यानी लोग और कहीं जब बात नहीं कर सकते थे तो कॉफ़ी पर बैठ करके बहुत ही सेटिस्फाइड एंटरटेनमेंट किया करते थे, कांग्रेस रूल की बात करके या कोई किसी और मुद्दे पे मीटिंग करके। ठीक है, अब कहते हैं बारिंग ऑफ ऑफिस बॉयज़ एंड कपल ऑफ क्लर्क्स एवरीबडी एल्स एट स्टूडियोज रेडिएटेड लेजर एंड प्री रिक्विजिट फॉर पोएट्री। अब कहते हैं कि जो वहाँ पे जितने भी लोगों का ग्रुप था ना तो वो कैसे था, कहते हैं बारिंग, एक्सेप्ट फॉर दैट, बारिंग मीन्स इसके अलावा द ऑफिस बॉय और कुछ कपल ऑफ क्लर्क्स होते थे, एवरीबडी एल्स एट स्टूडियोज़, हर कोई व्यक्ति जो स्टूडियो में काम करता था, रेडिएटेड लेजर मतलब कि वो क्या करता था, अपने एक तो लेजर खाली समय में उसको पूरी तरह से यूज़ करता था, एंड प्री रिक्विजिट मतलब जो प्री कंडीशन होती थी पोइट्री उसके लिए जो है वो उनके लिए एक बेहतर जगह थी जहाँ से वो पोइट्री के लिए प्रेरणा ले सकते थे। मोस्ट ऑफ देम वोर खादी एंड वर्शिप्ड गांधी जी, बट बियॉन्ड दैट they had not the faintest appreciation for the political thought of any kind। यानी कि जो वहाँ पे काम करने वाले लोग थे, यानी कि मोस्ट ऑफ देम वहाँ जो काम करने वाले लोग थे जेमिनी स्टूडियो में ज़्यादातर खादी पहनते थे, वर्शिप करते थे, गांधी जी को बहुत मानते थे। बियॉन्ड दैट, इसके अलावा भी दे हैड नॉट द फेंटेस्ट अप्रिसिएशन, तब भी उनको कोई भी जो है इस बात के लिए अप्रिशिएट नहीं करता था, यानी उसको कोई सराहना नहीं करा करता था फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह का
पॉलिटिकल थॉट जब वो किसी के सामने रखते थे तो बहुत फेंट है, हल्का सा अप्रिसिएशन भी उन्हें इस बात पे नहीं मिलता था। नेचुरली दे वर ऑल एवर्स टू टर्म कम्युनिज्म, क्योंकि वो सब लोग जो क्या करते थे, जो टर्म थी कम्युनिज्म उससे एवर्स करते थे, यानी कि एवर्स का मतलब होता है बेटा डिसलाइक करना, वो उस टर्म को क्या करते थे, डिसलाइक किया करते थे। ओके, तो इस तरह से जो है उनके बीच में जो कम्युनिज्म है वो एक अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती थी, क्योंकि उस समय लोग जो है कांग्रेस को ज़्यादा प्रमोट करते थे और उसके बारे में, और वहाँ के डिपार्टमेंट को कोई भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो कोई भी पॉलिटिकल रीज़न से उसको मानते हो। आई होप पार्ट 2 आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम मिलेंगे आपको पार्ट 3 में। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। डू लाइक सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट।